एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज दोस्तों हम ज्योग्राफिकल थॉट में ब्रिटिश ज्योग्राफर को उठाएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ज्योग्राफर। ठीक है, तो यहाँ पे हम विभिन्न ज्योग्राफर्स के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए, यहाँ पे ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है। ठीक है, इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। देखिए, ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा ब्रिटेन में भूगोल से जुड़े विचारों को कहते हैं। 16वीं शताब्दी के आखिर में ब्रिटेन में भौगोलिक खोजों में तेजी आई। 17वीं 18वीं शताब्दी में यह तेजी अपने चरम पर थी और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में भूगोल को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान हुआ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा से जुड़ी कुछ खास बातों को हम जान लेते हैं। जैसे देखिए, 1830 में ब्रिटेन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। मैकेनोची को इसका पहला सचिव नियुक्त किया जाता है। ठीक है, भूगोल की विचारधारा में समय के साथ बदलाव होते हैं। 19वीं शताब्दी में पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और प्रदेशवाद जैसे विचारधारा आते हैं। लेकिन 20वीं शताब्दी में क्या होता है कि मात्रात्मक क्रांति और व्यवहारिक भूगोल जैसे विचार भी आते हैं। आज के समय में भूगोल की चिंतन धारा आलोचनात्मक भूगोल की ओर बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हालफोर्ड जॉन मैकिंडर के बारे में जानते हैं। तो इनका देखते हैं कि जो एक समय रहा, यह 1861 से लेकर 1947 तक का काल रहा। और ब्रिटेन या ब्रिटिश में भूगोल संप्रदाय का संस्थापक इनको माना जाता है। किसको? जॉन मैकिंडर को। ठीक है, ये जॉन मैकिंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकिंडर ने रेडजेल की पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी का अनुसरण करते हुए कहा कि मानव भूगोलवेत्ता ही पूर्ण भूगोलवेत्ता होता है। क्या कहा इन्होंने? कि मानव भूगोलवेत्ता ही पूर्ण भूगोलवेत्ता होता है। इनके प्रमुख पुस्तकों की अगर चर्चा की जाए तो इसमें देखिए, ब्रिटेन व ब्रिटेन सागर है, इतिहास की भौगोलिक ध्रुव जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री 1904 में। इस पुस्तक में मैकिंडर ने कहा कि वर्तमान समय में सभी युद्ध का समापन हो गया है एवं भविष्य में थल शक्ति की ही निर्णायक होगी। और इनकी तीसरी जो पुस्तक है वो प्रजातांत्रिक आदर्श एवं यथार्थता है, यानी कि डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी 1919 में। ठीक है, तो ये इनके बारे में हो गया। आगे देखते हैं। मैकिंडर ने अपने हृदय स्थल सिद्धांत में कुछ सामरिक सूत्र बताए थे, उनकी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों, हम जो भी इसके बारे में हृदय स्थल सिद्धांत को आपको अलग से बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। जो पूर्व यूरोप पर शासन करता है वह हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है। जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है वह विश्वद्वीप पर शासन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बातें हो गई। आगे देखते हैं। तो देखिए, हृदय स्थल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 1919 में मैकिंडर ने हृदय स्थल में डेन्यूब क्षेत्र को और एशिया माइनर को, तिब्बत क्षेत्र को, मंगोलिया क्षेत्र आदि क्षेत्रों को क्या किया था, इसने शामिल किया था। मैकिंडर के अनुसार हृदय स्थल एक ऐसा क्षेत्र था जहां जल शक्ति का प्रवेश असंभव था। ठीक है, मैकिंडर ने अपने विश्वद्वीप में एशिया, अफ्रीका व यूरोप को शामिल किया था। विश्वद्वीप में किसको शामिल किया था? एशिया, यूरोप और अफ्रीका को शामिल किया था। 1943 में मैकिंडर ने विश्व समृद्धता पर एक पत्र, द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस, लिखा। इस प्रपत्र में मैकिंडर ने लीनालैंड क्षेत्र को हृदय स्थल से बाहर रखा। ठीक है, इस प्रपत्र में मैकिंडर ने साथ में मिडलैंड शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? मिडलैंड शब्द का। मध्य बेसिन, मिडलैंड बेसिन में क्या किया इसने? इसके अंतर्गत उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी यूएसए, पश्चिमी यूरोप को इसने क्या किया? इसमें शामिल किया। मैकिंडर के हृदय स्थल को स्पाइकमैन ने अपनी पुस्तक द ज्योग्राफी ऑफ द पीस में रिमलैंड थ्योरी की। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ये मैकिंडर का जो है हार्टलैंड वाली जगह है। ठीक है, हम इसको बाद में जब मैकिंडर के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो इसको पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से इसको हम पढ़ेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि इस तरह के इसके जो है नक्शे हैं। चलिए,
एंड्रयू एवं जॉन हर्बर्टसन, ये देखिए इनका जो समय रहा ये 1865 से लेकर 1915 तक का रहा। अब देखिए विश्व के प्रकृति प्रदेशों को इन्होंने 15 भागों में विभाजित किया है। प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो मैन एंड हिज वर्क 1911 में और मेजर नेचुरल रीजन 1905 में इन्होंने प्रकाशित इनका जो है पुस्तक आई। ठीक है, चलिए सोरले व हैगेट की बात करते हैं। तो हैगेट के द्वारा देखिए 2 पुस्तकों की रचना की गई, एक लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी 1965 में और ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस 1975 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर लॉरेंस डडले स्टाम्प, इनका जो समय रहा यह 1898 से लेकर 1966 तक का रहा। ठीक है, इन्होंने भूगोल में बहुत ज्यादा योगदान किया, इस कारण इन्हें सर की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो संसार का सामान्य भूगोल, वाणिज्य भूगोल, जीवन एवं मृत्यु का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, चिकित्सा भूगोल के कुछ पहलू, सम एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ज्योग्राफी। ठीक है, व्यवहारिक भूगोल, अप्लाइड ज्योग्राफी, ब्रिटेन की भूमि उपयोग एवं दुरुपयोग, द लैंड ऑफ ब्रिटेन यूज एंड मिस यूज, भूगोल का शब्दकोश, डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी, ये सब पुस्तकें डडले स्टाम्प द्वारा लिखी गई। चलिए एस.डब्ल्यू. बुलरिज की बात करेंगे। इनका जो समय रहा 1900 से लेकर 1963 का रहा। नव निश्चयवाद के ये प्रबल समर्थक थे। प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो भूगोल बतौर वैज्ञानिक, ज्योग्राफर्स एज साइंटिस्ट 1956 में जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी, नव निश्चयवाद का समर्थक किया और यही पुस्तक जो है देखिए 1956 में लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी.एम. रॉक्सबी की बात करते हैं तो इनका समय 1880 से 1947 तक का रहा। पुस्तक की बात करते हैं तो चीन की रूपरेखा एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। रॉक्सबी ने मानव भूगोल को 4 भागों में विभाजित किया था, एक तो जनजातीय भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा और बहुत बहुत आभारी रहूंगा अगर आपने पूरा वीडियो देखी हो और वीडियो को शेयर किया हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।